नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आज उनका जन्मदिन भी है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, एक ऐसे नेता जिनका कद शायद 5 फुट 2 इंच जैसा छोटा था, पर जिनका व्यक्तित्व, जिनकी सोच और काम वो तो हिमालय जैसा विशाल था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसा नाम जो सुनते ही सादगी, ईमानदारी और एक गजब के दृढ़ निश्चय की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल भले ही छोटा रहा, सिर्फ 19 महीने कह सकते हैं, लेकिन वो जो मुश्किल हालात थे ना, खासकर 1965 का युद्ध, उस दौरान देश को जिस तरह उन्होंने संभाला, वो वाकई अविस्मरणीय है। और उनकी लीडरशिप में वो बात थी जिसे आजकल सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं, मतलब जनता का सेवक बनकर नेतृत्व करना। तो चलिए आज उनके जीवन के सफर और उनकी विरासत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1904 से, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में। और ये वही तारीख है जिस दिन महात्मा गांधी का भी जन्मदिन होता है। हाँ, और ये सिर्फ तारीख का इत्तेफाक नहीं था। गांधी जी का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा आगे चलकर। लेकिन बचपन वो आसान नहीं था, काफी संघर्ष भरा रहा। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल टीचर थे, लेकिन जब शास्त्री जी सिर्फ 1.5 साल के थे, सोचिए सिर्फ 1.5 साल, प्लेग की महामारी में उनका देहांत हो गया। ओह, इतनी कम उम्र में! और उस जमाने में तो परिवार पर कितना बड़ा संकट आ गया होगा। फिर परवरिश कैसे हुई? उनकी माँ ने कैसे संभाला होगा सब? उनकी माँ राम दुलारी देवी उस वक्त सिर्फ 23 साल की थी और गर्भवती भी थी। वो अपने 2 बच्चों शास्त्री जी और उनकी बड़ी बहन कैलाश देवी को लेकर अपने पिता यानी शास्त्री जी के नाना मुंशी हजारीलाल के घर मुगलसराय आ गई। कुछ समय बाद उनकी छोटी बहन सुंदरी देवी का जन्म हुआ। नाना जी एक रेलवे स्कूल में हेडमास्टर और क्लर्क थे, तो कुछ सहारा मिला परिवार को। चलो, कुछ तो राहत मिली। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 1908 में नाना जी का भी स्ट्रोक से देहांत हो गया। अरे बाप रे! मतलब एक के बाद एक मुश्किलें। सहारा मिलने की उम्मीद बनती और वो भी टूट जाती। राम दुलारी देवी के चचेरे भाई बिंदेश्वरी प्रसाद ने की। बिंदेश्वरी प्रसाद खुद मुगल सराय में ही स्कूल टीचर थे। ये उस समय के क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार की ताकत दिखाता है, कैसे रिश्तेदार मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते थे। सही बात है। बिंदेश्वरी प्रसाद की अपनी आमदनी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने शास्त्री जी और उनके भाई बहनों की अच्छी परवरिश और तालीम का पूरा ध्यान रखा। बल्कि कहा जाता है कि शास्त्री जी पढ़ने में इतने होशियार थे कि उन्हें अपने कुछ कजिन से भी बेहतर शिक्षा मिली। और तालीम का जिक्र आया है, तो पढ़ाई लिखाई का सफर कैसा रहा उनका? क्या इन मुश्किलों का असर पड़ा उनकी पढ़ाई पर? नहीं, असर तो नहीं पड़ा, बल्कि वो पढ़ने में काफी तेज थे। 1917 में जब बिंदेश्वरी प्रसाद का तबादला वाराणसी हुआ, तो पूरा परिवार उनके साथ वहीं चला गया। वहां शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में दाखिला लिया। यहाँ उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। अच्छा, क्या हुआ? उनकी मुलाकात एक बहुत ही देशभक्त टीचर निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा से हुई। अच्छा। टीचर्स का तो अक्सर बच्चों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। मिश्रा जी ने न सिर्फ उनमें देशभक्ति की भावना जगाई, बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। उन्होंने शास्त्री जी को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का मौका दिया, जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी। इसी दौरान स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और खासकर महात्मा गांधी, इनके विचारों का उन पर गहरा असर पड़ रहा था। और यहीं से फिर आजादी की लड़ाई में कूदने की प्रेरणा मिली होगी, है ना? एकदम। बात है 1921 की। शास्त्री जी 10वीं में थे और फाइनल परीक्षा में बस 3 महीने बाकी थे। ओह, बिल्कुल परीक्षा के पास। हाँ, उसी वक्त गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय की बनारस में एक बड़ी जनसभा हुई। गांधी जी ने छात्रों से आह्वान किया कि वो सरकारी स्कूल छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाएं। और 16 साल के शास्त्री जी ने परीक्षा की परवाह ना करते हुए स्कूल छोड़ दिया। ये तो बड़ा फैसला था उस उम्र में। हाँ, बहुत बड़ा। अगले ही दिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के वॉलंटियर बन गए। धरने प्रदर्शनों में पूरी तरह सक्रिय हो गए। जल्दी गिरफ्तार भी हुए। गिरफ्तार भी हो गए? हाँ, लेकिन उम्र कम होने की वजह से नाबालिग मानकर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन पढ़ाई छूट गई, उसका क्या हुआ? क्या फिर कभी स्कूल वापस गए? यही काशी विद्यापीठ का रोल आता है शायद। सही पकड़ा। जेबी कृपलानी जैसे नेताओं ने यह महसूस किया कि जो युवा पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूदे हैं, उनकी शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वीएन शर्मा और शिव प्रसाद गुप्ता जैसे राष्ट्रवादियों की मदद से काशी विद्यापीठ की स्थापना की। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये राष्ट्रवादी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया। अच्छा। शास्त्री जी इसके शुरुआती छात्रों में से थे। और यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली है ना, जो फिर उनके नाम का हिस्सा बन गई। हाँ, बिल्कुल।
यहीं से 1925 में उन्होंने दर्शन और नीति शास्त्र में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की। ये उपाधि शास्त्री असल में एक स्नातक डिग्री थी, जिसका मतलब होता है विद्वान। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपना जाति सूचक सरनेम श्रीवास्तव छोड़कर इसे अपनाया। अच्छा। ये उस जमाने में जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका एक बहुत मजबूत और प्रगतिशील कदम था। ये वाकई उनकी सोच को दिखाता है, छोटी उम्र से ही। और इसके बाद वो पूरी तरह सार्वजनिक जीवन में आ गए, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़कर। जी, ये सोसाइटी लाला लाजपत राय ने स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य था आजीवन समर्पित निस्वार्थ स्वयंसेवकों को तैयार करना जो सामाजिक कार्यों में लगें। शास्त्री जी ने खुद को इसका आजीवन सदस्य बनाया और फिर गांधी जी के निर्देशन में मुजफ्फरपुर में हरिजन उत्थान के काम में लग गए। बाद में वो इस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। ये उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन की एक तरह से औपचारिक शुरुआत थी। इसके बाद तो उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा होगा, खासकर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और मजबूत होती गई होगी। हाँ बिल्कुल, 1928 से वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान तो कई बार जेल गए। कई बार? हाँ, कुल मिलाकर लगभग 7 साल उन्होंने ब्रिटिश जेलों में बिताए। 1937 में वो यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने। 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, उसमें हिस्सा लेने पर उन्हें फिर 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। हाँ बिल्कुल, अगस्त 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, शास्त्री जी जेल से छूटकर इलाहाबाद पहुंचे थे। वहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के घर आनंद भवन से लगभग 1 हफ्ते तक अंडरग्राउंड रहकर, मतलब छिपकर, स्वतंत्रता सेनानियों को निर्देश भेजे। ओह, ये तो बहुत जोखिम भरा काम रहा होगा। हाँ बहुत। वो 1937 और 1946 में यूनाइटेड प्रोविंसेस असेंबली के लिए चुने भी गए थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा लगता है। जी हाँ, आज़ादी मिलते ही वो अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त हुए। फिर 15 अगस्त 1947 को उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री बनाया गया, जब रफ़ी अहमद किदवई केंद्र में मंत्री बन गए थे। परिवहन मंत्री के तौर पे उन्होंने कुछ खास काम किए थे ना, जैसे महिला कंडक्टरों की नियुक्ति, ये मैंने पढ़ा था। हाँ, ये उनकी एक बड़ी पहल थी। वो पहले मंत्री थे जिन्होंने महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की शुरुआत की। और पुलिस मंत्री के तौर पर भी उन्होंने एक मानवीय कदम उठाया। क्या? उन्होंने आदेश दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार, मतलब वाटर जेट्स, का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये तो उनकी सोच को दिखाता है कि वो बल प्रयोग को आखिरी विकल्प मानते थे। बिल्कुल। 1947 के बंटवारे के बाद जो दंगे हुए और शरणार्थी आए, उस मुश्किल दौर में शांति बनाए रखने और लोगों के पुनर्वास में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। और फिर उनका राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हुआ, दिल्ली की ओर। हाँ, 1951 में नेहरू जी उन्हें केंद्र में ले आए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मतलब AICC का महासचिव बनाया गया। उनका काम था उम्मीदवारों का चयन करना, चुनाव प्रचार की रणनीति बनाना और पूरी चुनावी मशीनरी को संभालना। अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे का काम। हाँ, और कहा जाता है कि 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस की जो भारी जीत हुई, उसमें शास्त्री जी की संगठनात्मक क्षमता का बहुत बड़ा हाथ था। वो एक तरह से मास्टर रणनीतिकार थे। 1952 में वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बने, रेल मंत्री। हाँ, 13 मई 1952 को उन्हें रेल और परिवहन मंत्री बनाया गया। लेकिन रेल मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल एक ऐसी घटना के लिए याद किया जाता है जो आज भी राजनीतिक नैतिकता का बेंचमार्क मानी जाती है। उनका इस्तीफा, वो भी 1 नहीं 2 बार। ये तो वाकई असाधारण बात है। बिल्कुल असाधारण। सितंबर 1956 में महबूबनगर, जो तब आंध्र प्रदेश में था, वहां एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई जिसमें 112 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन नेहरू जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। शायद वो शास्त्री जैसे काबिल मंत्री को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। हाँ, करीब 2.5 महीने बाद ही नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक और भयानक रेल हादसा हुआ। इसमें 144 लोग मारे गए। इस बार शास्त्री जी ने फिर इस्तीफा दिया और दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि इसे स्वीकार किया ही जाना चाहिए। इस बार नेहरू जी ने बहुत भारी मन से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। संसद में नेहरू जी ने उनकी तारीफ भी की थी शायद। हाँ, बहुत तारीफ की, उनकी ईमानदारी और उच्च मानकों की। ये राजनीतिक जवाबदेही का एक ऐसा उदाहरण था
जो आज के समय में तो खैर लगभग अकल्पनीय लगता है। हालांकि वो ज्यादा समय तक कैबिनेट से बाहर नहीं रहे। जी, कुछ समय बाद वो कैबिनेट में वापस आ गए। पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने 1959 में और फिर 1961 में देश के गृह मंत्री बने। वो बहुत महत्वपूर्ण पद था। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संथानम समिति, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उसकी नियुक्ति में अहम भूमिका निभाई। अच्छा। नेहरू जी उन पर बहुत भरोसा करते थे। खासकर जब कोई मुश्किल या नाजुक मामला होता था तो उसे सुलझाने के लिए शास्त्री जी को ही याद किया जाता था। वो एक तरह से नेहरू जी के संकट मोचक थे। और फिर मई 1964 में नेहरू जी के आकस्मिक निधन के बाद देश के सामने नेतृत्व का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। मोरारजी देसाई जैसे कई वरिष्ठ नेता थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन चुना गया शास्त्री जी को। ये कैसे हुआ, ये थोड़ा बताइए। इसमें उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। शास्त्री जी की छवि एक बेहद ईमानदार, सक्षम प्रशासक और सबसे जरूरी सबको साथ लेके चलने वाले नेता की थी। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी ऐसी थी कि उनके नाम पर आसानी से सहमति बन गई। अच्छा। मोरारजी देसाई जैसे कदावर दावेदारों के होते हुए भी शास्त्री जी का चुना जाना दिखाता है कि पार्टी के अंदर उनकी स्वीकार्यता कितनी ज्यादा थी। कामराज ने बेसिकली पार्टी को संभावित विभाजन से बचा लिया। 9 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका जो नेतृत्व का स्टाइल था वो नेहरू जी से काफी अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। नेहरू जी जहां करिश्माई थे, दूरदर्शी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाए रहने वाले नेता थे, वहीं शास्त्री जी ज्यादा यथार्थवादी थे, जमीन से जुड़े हुए। और उनका तरीका था सलाह मशवरा करके, कंसेंसस बनाकर फैसले लेने का। उनका लीडरशिप स्टाइल कंसल्टेटिव था, वो सबकी सुनते थे। और वो सादगी वाली बात प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो अपने साधारण से घर में ही रहते थे। सरकारी आवास में जाने में भी हिचकिताते थे। गाड़ी भी वो साधारण एम्बेसडर कार ही इस्तेमाल करते थे। उनकी ये निजी ईमानदारी और सादगी ही थी जिसने उन्हें आम भारतीय से सीधे जोड़ दिया। लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। देश खाने की कमी से जूझ रहा था। हाँ, महंगाई बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था की हालत भी ठीक नहीं थी। और एक बड़ी चुनौती भाषा के मुद्दे पर आई। 1965 में मद्रास, जो अब तमिलनाडु है, और दक्षिण के कुछ और हिस्सों में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हो गए थे। हाँ, स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। आत्मदाह तक की नौबत आ गई थी। शास्त्री जी ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा और बहुत संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, अंग्रेजी सह राजभाषा, मतलब एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, के रूप में इस्तेमाल होती रहेगी। अच्छा, उन्होंने नेहरू जी के आश्वासन को कानूनी रूप देने का वादा किया। हाँ, बिल्कुल। उनके इस कदम से मामला शांत हुआ। इसी मुश्किल दौर में उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 2 बहुत बड़े दूरगामी कदम उठाए। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की नींव रखी। बिल्कुल, ये उनकी दूरदर्शिता थी। श्वेत क्रांति के लिए उन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल सहकारी समिति के अद्भुत काम को देखा और समझा, और वो सिर्फ देखकर वापस नहीं आए। 31 अक्टूबर 1964 को वो खुद आनंद गए, अमूल के कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन किया, और खास बात ये कि रात को किसानों के साथ एक छोटे से गांव में रुके। किसानों के साथ रुके गांव में? हाँ, उनके घर का बना खाना खाया और उनकी बातें सुनी। उन्होंने वर्गीस कुरियन, जो अमूल के पीछे की शक्ति थे, उनसे कहा कि इस मॉडल को पूरे देश में फैलाना है। इसी सोच के फलस्वरूप 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, उसकी स्थापना हुई। कमाल है। और देश के सामने जो भयंकर खाद्य संकट था, जिसके कारण हमें अमेरिका के PL 480 प्रोग्राम के तहत अनाज आयात करना पड़ता था, उससे निपटने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। हाँ, ये निर्भरता शास्त्री जी को बहुत चुभती थी। वो मानते थे कि खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी ही जरूरी है। उन्होंने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कृषि मंत्री C. सुब्रमण्यम को पूरी छूट दी कि वो नई नीतियां बनाएं। उन्नत किस्म के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल, बेहतर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI की स्थापना भी इसी दौरान हुई। हाँ, 1964 के एक्ट के तहत उनके कार्यकाल में ही 1965 में हुई, ताकि अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण सही से हो सके।
और उनकी वो अपील तो इतिहास में दर्ज हो गई, देशवासियों से हफ्ते में एक शाम का खाना छोड़ने की अपील। शास्त्री व्रत, हाँ, ये उनकी नैतिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। अपील करने से पहले उन्होंने इसे खुद अपने परिवार पर लागू किया। पहले खुद किया। हाँ, जब वो पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि ये किया जा सकता है, तब उन्होंने रेडियो पर देशवासियों से बहुत भावुक अपील की और लोगों ने उनकी बात मानी। सच में। हाँ, कहा जाता है कि सोमवार शाम को रेस्टोरेंट तक बंद होने लगे थे। ये दिखाता है कि लोगों का उन पर कितना भरोसा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री आवास के बड़े से लॉन में खुद हल चलाकर अनाज उगाने का संदेश दिया। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो करके दिखाते थे। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। और फिर उनके छोटी सी कार्यकाल की सबसे बड़ी परीक्षा आई 1965 का भारत पाक युद्ध। और यहीं उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हर भारतीय की जुबान पर है और रगों में जोश भर देता है, जय जवान जय किसान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी रणनीति का निचोड़ था। उनका साफ मानना था कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान और देश का पेट भरने वाला किसान, ये दोनों ही राष्ट्र की नींव हैं और दोनों का मजबूत होना जरूरी है। जब अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेजे और फिर 1 सितंबर को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत जम्मू के अखनूर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टैंकों से हमला कर दिया, तो शास्त्री जी ने अभूतपूर्व दृढ़ता और साहस का परिचय दिया। उनके शांत और विनम्र स्वभाव को देखते हुए शायद पाकिस्तान ने या दुनिया के कई देशों ने भी इतने कड़े और निर्णायक जवाब की उम्मीद नहीं की होगी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग उनकी विनम्रता को उनकी कमजोरी समझ बैठे थे, लेकिन वो शांत थे पर कमजोर बिल्कुल नहीं। जब सेना प्रमुख जनरल JN चौधरी ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान का हमला बहुत बड़ा है, तो शास्त्री जी ने बिना हिचकिचाए भारतीय सेना को न सिर्फ पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पंजाब और सिंध में मोर्चा खोलने की इजाजत दे दी। ये तो बहुत बड़ा फैसला था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक रणनीतिक फैसला था जिसने पाकिस्तान को एकदम हैरान कर दिया। और भारतीय सेना ने लाहौर के पास तक बढ़त बना ली थी। हाँ, भारतीय सेना लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गई थी और सियालकोट सेक्टर में भी जबरदस्त लड़ाई हुई। कश्मीर में हमने हाजी पीर दर्रे जैसे बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। ये युद्ध करीब 17 दिन, कुछ स्रोतों में 22 दिन भी कहते हैं, चला और फिर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता और बड़ी शक्तियों के दबाव में युद्ध विराम हुआ। 1 सितंबर 1965 को युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध विराम की घोषणा करते हुए शास्त्री जी ने जो कहा था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हथियार भले शांत हो जाएं, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होगा। शांति स्थापित करने का संघर्ष, जिसका आधार पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही हो सकता है। युद्ध के बाद भारत रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में था और पूरे देश का मनोबल आसमान पर था। शास्त्री जी एक युद्ध विजेता प्रधानमंत्री के रूप में उभरे थे। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए ताशकंद समझौता हुआ, जिसने बाद में काफी विवाद भी खड़ा किया। जी, सोवियत यूनियन के प्रीमियर अलेक्सी कोसेगिन की मध्यस्थता में जनवरी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद में शांति वार्ता हुई। ताशकंद जो अब उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। हाँ, तब सोवियत संघ का हिस्सा था। कई दिनों की बातचीत के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे और इसकी भारत में इतनी आलोचना क्यों हुई? समझौते में मुख्य रूप से ये तय हुआ कि दोनों देश युद्ध से पहले की स्थिति पर लौट जाएंगे, मतलब 5 अगस्त 1965 से पहले की पोजीशन पर। ओहो, इसका मतलब भारत को हाजी पीर दर्रे जैसी जीती हुई महत्वपूर्ण जगहें भी पाकिस्तान को वापस करनी थी। हाँ, यही बात थी। साथ ही दोनों देश बल प्रयोग का त्याग करेंगे और आपसी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। भारत में इसकी बहुत आलोचना हुई। लोगों को, खासकर विपक्षी दलों और सेना के कई लोगों को लगा कि जो जमीन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर जीती थी, उसे बातचीत की मेज पर आसानी से वापस दे दिया गया। ये राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत था। तो सवाल उठता है कि शास्त्री जी ने यह समझौता क्यों स्वीकार किया? क्या उन पर कोई दबाव था या कोई और वजह थी? इसके पीछे कई जटिल कारण रहे होंगे, ऐसा लगता है। एक तो देश की आर्थिक स्थिति युद्ध के कारण और खराब हो गई थी। खाद्य संकट अभी भी बना हुआ था। हाँ, वो PL 480 वाला मामला भी था शायद। बिल्कुल, अमेरिका ने PL 480 के तहत गेहूं की सप्लाई रोक दी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत ज्यादा था, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ का, जो नहीं चाहते थे कि यह संघर्ष और बढ़े। शास्त्री जी शायद लंबे समय के टकराव से बचना चाहते थे, ताकि देश का ध्यान वापस विकास और खाद्य आत्मनिर्भरता पर लगाया जा सके।
हो सकता है उन्हें लगा हो कि स्थायी शांति के लिए कुछ समझौते करने जरूरी हैं, भले ही वो तात्कालिक रूप से अलोकप्रिय हों। ये एक मुश्किल फैसला था, यकीनन। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन और उन मूल्यों की जिनकी वजह से वो आज भी इतने सम्मान से याद किए जाते हैं। उनकी सादगी के किस्से तो जैसे लोक कथा बन गए हैं। कहते हैं वो लगभग हमेशा धोती ही पहनते थे। हाँ, लगभग हमेशा। बस एक किस्सा मिलता है जब 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर था। तब उन्होंने पजामा पहना था, शायद प्रोटोकॉल की वजह से। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था, जो मिर्जापुर से थीं। उनके 6 बच्चे हुए, 4 बेटे हरिकृष्णा, अनिल, सुनील, अशोक और 2 बेटियां कुसुम, सुमन। हाँ, अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री तो बाद में राजनीति में भी आए। जी, वो सक्रिय रहे। उनकी ईमानदारी का कोई खास वाक्य जो उनकी शख्सियत को दर्शाता हो? सुनने में आता है कि वो बहुत ही ईमानदार थे। ऐसे कई वाक्य हैं जो आज के ज़माने में अविश्वसनीय लगते हैं। एक बार जब वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में थे, उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उन्हें कुछ दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका महंगा इलाज करवा पाते। अफसोस कि वो बेटी बच नहीं सकी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बहुत। एक और मशहूर किस्सा है कि जब उन्हें एक बार नेहरू कैबिनेट से हटाया गया, शायद कामराज योजना के तहत, तो किसी ने देखा कि वो शाम को घर पर अंधेरे में बैठे हैं। अंधेरे में? क्यों? पूछने पर बताया कि अब मंत्री नहीं रहे तो बिजली का बिल खुद भरना पड़ेगा, इसलिए जब जरूरत ना हो तो बत्ती क्यों जलाएं। क्या बात है! और वो फियाट कार वाला किस्सा भी है ना? हाँ, वो भी कमाल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने कहा कि अब एक कार तो होनी चाहिए, तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लेकर एक फियाट कार खरीदी। लोन लेकर प्रधानमंत्री ने? हाँ, और जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो लोन पूरा नहीं चुका था। मृत्यु के समय उनके नाम पर संपत्ति के नाम पर बस वही पुरानी कार थी और बैंक खाते में भी बहुत मामूली रकम थी। वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के आजीवन सदस्य थे, जिसके सदस्य निजी संपत्ति जमा करने से बचते थे और सादा जीवन जीते थे। उन्होंने इन मूल्यों का जीवन भर पालन किया। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक अगले दिन ताशकंद में ही उनका अचानक निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए एक भयानक सदमा था। जी, ये खबर बिजली की तरह गिरी। आधिकारिक कारण हार्ट अटैक बताया गया। ये भी सच है कि उन्हें पहले भी दिल की समस्या रही थी। 1959 और 1964 में उन्हें हार्ट अटैक आ चुके थे। ताशकंद वार्ता का तनाव भी बहुत ज्यादा था। लेकिन उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर आज भी सवाल उठते हैं। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। क्या वजह है इन संदेहों की? हाँ, ये एक दुखद पहलू है कि उनकी मृत्यु पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। उनके परिवार ने, खासकर उनकी पत्नी ललिता जी ने और कई अन्य लोगों ने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए। कई बातें थी जो संदेह पैदा करती थी, जैसे ताशकंद में उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? हाँ, ये सवाल तो उठता है। भारत लाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? उनके शरीर का रंग नीला पड़ने और उस पर कट के निशान होने की बातें कही गई। उनके निजी सहायक रामनाथ और डॉक्टर आर्यन चुग जो उनके साथ थे, उनके बयानों में विरोधाभास थे। उनकी निजी डायरी का गायब हो जाना। डायरी गायब हो गई? हाँ, ये सब बातें मिलकर शक पैदा करती हैं कि शायद उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। हो सकता है उन्हें जहर दिया गया हो। इस पर द ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्म भी बनी है जिसने इन सवालों को फिर से उभारा। क्या कभी कोई निष्पक्ष जांच हुई इस मामले में? समय समय पर जांच की मांगें उठती रही हैं। राजनारायण समिति जैसी कुछ समितियां भी बनी, लेकिन कोई निर्णायक सबूत या निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया जो किसी षड्यंत्र की पुष्टि कर सके। सरकार ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार किया है। इसलिए ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और उनकी कहानी का एक दुखद हिस्सा बनकर रह गया है। अंत में अगर हम शास्त्री जी की विरासत को समेटना चाहें तो हम उन्हें आज कैसे याद करें? व्हाट इज हिज लेगेसी? उनकी विरासत क्या है? शास्त्री जी की विरासत मेरे ख्याल में बहुआयामी है। वो एक सच्चे सेक्युलर नेता थे जिनकी जड़ें भारतीय संस्कृति में गहरी थीं। उन्होंने साबित किया कि सत्ता में रहकर भी विनम्र रहा जा सकता है और विनम्र रहकर भी दृढ़ फैसले लिए जा सकते हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और उनकी सर्वेंट लीडरशिप यानी जनता का सेवक बनकर नेतृत्व करने की भावना, ये मूल्य आज के राजनीतिक माहौल में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बेहद मुश्किल हालात में देश को संभाला, कृषि आत्मनिर्भरता की नींव रखी जिसने आगे चलकर हरित क्रांति को संभव बनाया और 1965 के युद्ध में देश का और सेना का मनोबल बढ़ाया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया
और वो इस सम्मान के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे। उनके नाम पर मसूरी में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNA है। हाँ, जहां देश के टॉप सिविल सर्वेंट तैयार होते हैं। दिल्ली में उनका स्मारक विजय घाट कहलाता है, जो 1965 की विजय का प्रतीक है। देश भर में अनगिनत संस्थान, हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम उनके नाम पर हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, उनकी असली विरासत सिर्फ इन इमारतों या सम्मानों में नहीं है। उनकी विरासत उन मूल्यों में है जिनकी आज हमारे समाज और हमारी राजनीति को शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। सत्यनिष्ठा मतलब इंटेग्रिटी, सादगी, सिंप्लिसिटी और राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की भावना। उन्होंने दिखाया कि बिना सत्ता के अहंकार के, बिना निजी लाभ की इच्छा के देश की सेवा कैसे की जाती है। सोचने वाली बात है, क्या आज के दौर में शास्त्री जी जैसे मूल्यों वाला नेतृत्व संभव है? क्या उनकी तरह की सादगी और ईमानदारी आज की राजनीति में टिक सकती है? और क्या उनका नारा जय जवान, जय किसान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर जब हम आज के किसानों और जवानों की नई चुनौतियों और संघर्षों को देखते हैं? ये सवाल हमें उनकी विरासत पर और गहराई से सोचने को मजबूर करते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva The Epic Tales. धन्यवाद।